नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण कुमार वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम 12th साइंस के नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नया चैप्टर शुरू करते हैं विद्युत रसायन, जिसको अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत रसायन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका 4 नंबर का लेसन है। कितने नंबर का लेसन है? 4 नंबर का लेसन है। विद्युत रसायन को देखें तो विद्युत रसायन के अंदर शब्द है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स होती है विद्युत, और जो केमिस्ट्री है जिसको मैं केमिकल कह सकता हूं, केमिकल यानी केमिकल मीन्स रसायन, यानी विद्युत और जो रसायन है, केमिकल है, उसके बीच में जो अंतर संबंध है, उसका अध्ययन करती है। किस किस के बीच में? विद्युत और केमिकल या रसायन के बीच में अंतर संबंध का क्या करती है? अध्ययन करती है। अब क्या होता है, एक प्रकार का फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स रहती है, जिसको अपन भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा ये है इसकी कि भौतिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें विद्युत और रसायन के बीच में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। किस किस के बीच में? विद्युत और रसायन के बीच में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और रसायन के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विद्युत और रसायन के बीच में अंतर संबंध का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें, केमिकल और जो विद्युत है उसके बीच में अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर इसको हम 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। 2 भाग देख सकते हैं। 2 टाइप कैसे देख सकते हैं? एक टाइप तो हम देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। किसका? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जिसको अपन क्या कहते हैं? एक सेल, विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा हम बता सकते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है, जिसको किसके अंतर्गत बताएंगे हम? विद्युत अपघटनी सेल के अंदर। दूसरे के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसमें? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ये किसके अंतर्गत आता है? विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आता है। तो 2 टाइप से हमने इसके भाग पढ़े। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, यानी विद्युत किस में कन्वर्ट होगी? रसायन में। किसके अंतर्गत? विद्युत अपघटनी सेल के अंदर। और रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, बदलेगी। किसके अंतर्गत? विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत। सेल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके सेल टॉपिक दिया भी आगे। ये तो सिंपल इसके बारे में बातें थी। अब हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य। क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघट्य। ध्यान से समझिएगा, सिंपल टॉपिक है विद्युत अपघट्य। जटिल लगाता हूं मैं, विद्युत अपघट्य, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। वे पदार्थ जो गलित या विलयन अवस्था में, गलित या विलयन अवस्था में विद्युत धारा का
चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। यानी हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ उसके अंदर हमने पानी डाल दिया तो ये क्या हो गया, थोड़ा गलित हो गया, गल गया, या इसमें ज्यादा हमने पानी डाल दिया तो ये विलयन अवस्था में कन्वर्ट हो गया। यानी गलित या विलयन अवस्था में विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य के हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत अपघट्य को देखें तो नॉर्मली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल परिभाषा, वे विद्युत अपघट्य जो विलयन या गलित अवस्था में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो विलयन या गलित अवस्था में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी पूर्णतः क्या हो जाते हैं, ये आयनित हो जाते हैं। जब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई थोड़ी मात्रा में पानी डालें या इसको तनु कर दें। इसके एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें आता सिस्टम क्या है, उदाहरण में प्रबल अम्ल आते हैं, प्रबल क्षार आते हैं, प्रबल अम्ल आते हैं, प्रबल क्षार आते हैं। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण आते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल आते हैं, प्रबल क्षार आते हैं, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण आते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण दूध में दे सकता हूं, HCl दे सकता हूं, H2SO4 दे सकता हूं, और भी HNO3 भी हो सकता है। प्रबल क्षार के दूं तो मैं, आप जानते हो कि NaOH एक प्रकार का क्या है, प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का उदाहरण देता हूं मैं आपको, CH3CONA, ये दुर्बल अम्ल और क्या है, प्रबल क्षार का लवण है। HCOONA भी हो सकता है, क्या हो सकता है, HCOONA भी हो सकते हैं। तो ये थे प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण। नंबर 2 पे देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो गलित या विलयन अवस्था में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो कंप्लीटली आयनों में नहीं टूटते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी जो कंप्लीटली या पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार,
दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण इसमें क्या क्या आता है? दुर्बल अम्ल आता है, दुर्बल क्षार आता है, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण आते हैं। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके उदाहरणों में देखो, मैं दुर्बल अम्ल की बात करूं तो दुर्बल अम्ल जैसे H3BO3 जिसको अपन बोरिक अम्ल बोलते हैं, H3PO4 जिसको फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं, और भी दुर्बल अम्ल जैसे CH3COH हो सकता है, HCOOH भी हो सकता है। ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण कौन से हो सकते हैं? जैसे दुर्बल क्षार की बात करूं मैं, दुर्बल क्षार में हो सकता है इसमें NH4OH, ये एक प्रकार का क्या है? दुर्बल क्षार है। यदि लवणों की बात करूं मैं तो CH3COONH4 तो ये क्या है? CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट बोलते हैं, HCOONH4, ठीक है। ये किसके उदाहरण हो गए? अपने दुर्बल विद्युत अपघट्य। किसके हो गए? दुर्बल विद्युत अपघट्य। और प्रबल हमने पढ़ा, प्रबल के उदाहरण पढ़ लिए, और दुर्बल के प्रबल में एक उदाहरण और दे सकते हैं हम, NH4Cl। क्या दे सकते हैं हम? NH4Cl। ये भी दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल से बना लवण है। तो अपन इसके अंदर ये एग्जाम्पल भी हम क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। तो ये थे अपने प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। कॉपी के अंदर थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिए फटाफट। अगला टॉपिक है विद्युत अपघट्यों के चालकत्व या चालकता। चालकता भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बोर्ड की किताब में चालकत्व लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विद्युत अपघट्यों की जो चालकता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। हम एक एक कारक को प्रभावित करने लिखेंगे, कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण, यानी जो अंतर आयनिक आकर्षण है उसमें सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर विद्युत अपघट्यों के आयन, विद्युत अपघट्यों के आयन और विलायक, विद्युत अपघट्यों के आयन और विलायक के मध्य अंतर क्रिया होती है। विद्युत अपघट्यों के आयन और विलायक के मध्य अंतर क्रिया होती है जिसको आयन विलायक अंतर क्रिया कहते हैं। अंतर क्रिया कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा निकलती है, इसमें जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है उसे विलायकन
ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यदि विलायक के रूप में जल है, यदि हमने क्या ले लिया, विलायक के रूप में क्या ले लिया, जल ले लिया, तो जो ऊर्जा निकलती है उसको जल योजन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो जो अंतरायनिक आकर्षण है इसमें डिपेंड क्या, निर्भर किस पर कर रहा है? विद्युत अपघट्यों के आयन और विलायक का जो आकर्षण है। अपन बोलते हैं कि विद्युत अपघट्यों के जो आयन है, आयनों के मध्य जो आकर्षण है, आयनों के मध्य जो आकर्षण है वो विलायक की तुलना में ज्यादा है। यानी आयन के बीच में जो आकर्षण है वो किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में ज्यादा है। यदि विलायक की तुलना में ज्यादा है तो ज्यादा होने की वजह से आयन आपस में नहीं टूटेंगे, आयन अलग नहीं होंगे, जिसकी वजह से चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब? जब आयनों के मध्य आकर्षण क्या हो? ज्यादा हो, और विलायक में आकर्षण क्या हो? कम हो। इस कंडीशन में चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात, नंबर दूसरा फैक्टर प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो आयनों का विलायकन। आयनों का जो विलायकन है उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारे पास आयन है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, और ये हमारे पास क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। अब जो आकर्षण होगा वो आयन और इस विलायक के मध्य होगा। यदि विलायक और आयन के मध्य जो आकर्षण ज्यादा है, इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो क्रिया कौन सी होगी? आयन विलायक अंतर क्रिया। कौन सी होगी? आयन विलायक अंतर क्रिया हो रही है। लेकिन यदि आकर्षण ज्यादा हुआ तो ये जो विलायक की परत है, ये विलायक की परत, ये जो जैसे मान लो अपने आयन है हमारे पास, तो जो विलायक की परत है इस आयन पर यूं चढ़ती जाएगी, जिससे आयन का जो साइज है, जो आकार है, वो बड़ा हो जाएगा। कब? जब आयन और विलायक के बीच में अंतर क्रिया होगी तो आयन के ऊपर विलायक की परतें चढ़ती जाएगी, जिससे इस आयन का आकार बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने की वजह से इस आयन की जो मूवमेंट है, जो गति है, वो कम हो जाएगी। गति कम हो जाएगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है आयनों का विलायकन। 3 नंबर पर है विलायक की विस्कासिता। या इसको श्यानता भी बोलते हैं। श्यानता से सीधा सा मतलब एक ही होता है। अंग्रेजी में इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विस्कोसिटी बोलते हैं। इससे सीधा सा मतलब होता है किसी विलायक या द्रव के बहने का गुण। किसी विलायक या द्रव का बहने का गुण होती है श्यानता। क्या होती है? श्यानता। कोई जो हमारे पास विलायक है या हमारे पास कोई द्रव है, वो जितना कम बहेगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। जो द्रव कम बहेगा उतनी ही उसकी श्यानता ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास एक तेल है और एक हमारे पास जल है, तो जल ज्यादा बहता है, तेल कम बहता है, तो तेल की श्यानता क्या है? ज्यादा है। जब श्यानता का मान ज्यादा होगा यानी विस्कोसिटी का मान बढ़ेगा, श्यानता का मान बढ़ेगा, तो चालकता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये कब बढ़ता है? जब क्रिया होती है विलायक डैश विलायक अंतर क्रिया, यानी विलायक और विलायक के मध्य अंतर क्रिया ज्यादा होती है, ज्यादा इनमें इंटरेक्शन रहता है, जिसकी वजह से श्यानता का मान बढ़ जाता है और चालकता में कमी आ जाती है।
3 नंबर पॉइंट था। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है सांद्रता। सांद्रता सिंपल पॉइंट है। सांद्रता, सांद्रता से मतलब क्या है? हमारे पास कोई विलयन जितना गाढ़ा है, कोई विलयन क्या है, जितना गाढ़ा है उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा है। जितनी सांद्रता ज्यादा है उस विलयन में जो आयन है उसकी मूवमेंट उतनी ही कम है, गति उतनी ही कम है। जितनी गति कम है चालकता उतनी ही कम है। यानी सांद्रता के बढ़ने से चालकता में हमेशा कमी आती है। यदि हम क्या करें, हमारे पास ये जो विलयन बना हुआ है इसमें सांद्रता ज्यादा है, हम ऊपर से इसमें जल डालें। क्या डालें? जल डालें, यानी इसको तनु करें। क्या करें? तनु करें। तनु करने से सांद्रता जो होती है उसमें कमी आती है और चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो सीधा सा हम यूं ही बोलते हैं कि तनुता यदि बढ़ा देंगे तो चालकता में क्या आ जाएगी? चालकता में वृद्धि हो जाती है। 4 नंबर पॉइंट था इसका प्रभावित करने वाला। और लास्ट इसका पॉइंट बचा है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ा इफेक्टिव है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है। औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने की वजह से इनके अंदर जो आयन है उनकी मूवमेंट भी बढ़ती है, गति बढ़ती है, जिसके कारण चालकता भी बढ़ जाती है। तो हमने क्या पढ़े? अंतरायनिक आकर्षण पढ़ा, आयनों का विलायकन, विलायक की विस्कासिता या श्यानता, और हमने पढ़ा सांद्रता, और लास्ट पढ़ा ताप। ये थे विद्युत अपघट्य के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है चालक व उसके प्रकार। टॉपिक का नाम है चालक व उसके प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक के बारे में। किसके बारे में? चालक, जिसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर। पहले परिभाषा लिखता हूं। वे पदार्थ जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। समय में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से स्वयं में से विद्युत धारा का चालन हो जाता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे सभी धातुएं, जितने भी मेटल्स हैं वो विद्युत की चालक है। मिश्र धातुएं, अम्ल, क्षार, ये सभी क्या हैं? चालक हैं। सभी क्या हैं? चालक हैं। चालक को देखें तो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 2 भागों में बांटा जा सकता है। चालक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक एक भाग को हम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो भाग है, नंबर फर्स्ट पहला है इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक। पहले मैं इनकी सिंपल पॉइंट्स देता हूं। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का
चालन, विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। यानी विद्युत धारा का चालन किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दूसरे पॉइंट की बात करूं इसके अंदर, तो इस चालक में विद्युत धारा के दौरान जैसे यह विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यानी विद्युत रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रसायन में चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, विद्युत रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तीसरे इस अगले पॉइंट के बारे में हम बता सकते हैं इसमें कि इस चालक पर फैराडे का नियम लागू नहीं होता। इस चालक पर फैराडे के नियम पढ़ेंगे हम। फैराडे का नियम लागू नहीं होता है। अगले पॉइंट में इसमें बता सकते हैं, इसमें ओम का नियम लागू होता है। किसका लागू होता है? ओम का नियम लागू होता है। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है। ताप बढ़ाने पर चालकता में क्या आती है? कमी आती है। यानी ये जो चालक है इसमें यदि हम टेम्परेचर T को बढ़ाएंगे तो T को बढ़ाने से R भी बढ़ता है। R होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता में क्या आएगी? कमी। चालकता C से रिप्रेजेंट करते हैं चालकता। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक चालक, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की, जैसे मान लो धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं उनमें जो चालकता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, फैराडे का जो नियम है वो लागू नहीं होता, जबकि ओम का नियम इस पर लागू हो जाता है। ताप बढ़ाने पर चालकता में क्या आती है? कमी आती है। जैसे जितनी भी धातुएं हैं वो इस प्रकार का चालक है। 2 नंबर की बात करूं तो मैं विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक में सबसे पहले हम बात करें परिभाषा की, तो इस प्रकार के चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त आयनों के कारण होता है। यानी आयनों की वजह से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। किसकी वजह से? आयनों की वजह से प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। अगली खास बात, इस पर फैराडे का नियम लागू होता है। इस पर किसका नियम? फैराडे का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होता है? फैराडे का। लेकिन ओम का नियम लागू नहीं होता। किसका? ओम का नियम लागू नहीं होता। फैराडे का तो लागू होता है, फैराडे के पढ़ेंगे हम, लेकिन ओम का नियम लागू इस पर नहीं होता। एक और खास बात, विद्युत प्रवाह के दौरान जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑक्सीकरण व अपचयन की जो विक्रियाएं हैं, किसकी? ऑक्सीकरण और अपचयन की 2 विक्रियाएं होंगी, इसके ऊपर पढ़ेंगे अपने।
ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो भी क्रियाएं होती है वो इस विद्युत अपघटनी चालक के अंदर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं इस पर संपन्न होती है। बात करें टेम्परेचर की, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। यानी टेम्परेचर यदि हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टी, टेम्परेचर टी बढ़ाते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे अपने चालक और चालक के प्रकार। शॉर्ट नोट्स कॉपी में इसके उतार लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।